नमस्कार। एक बार फिर से सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लासों में हम चैप्टर 1 इकोनॉमिक सर्वे का कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर 2 को इस क्लास में अपन आगे बढ़ाएंगे। और चैप्टर 2 है अपना बुनियादी संरचनाओं से मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन था। ठीक है। और इसमें अपन बात कर चुके थे जैसे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था, जैसे कि ऊर्जा के साधन है और परिवहन के संसाधन हैं, दूरसंचार के साधन है। और इसमें हम एनर्जी सेक्टर के बारे में बात कर चुके थे कि हमारी अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है, कितने गांव को विद्युतीकरण किया जा चुका है, तो इसमें कितने करोड़ यूनिट उपलब्ध हैं। इस तरह की हमने बातें की थी और इस श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, अमृत योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन के बारे में पूछा गया है और अमृत योजना के बारे में बात की है। पहला स्टेटमेंट है, भारत सरकार द्वारा यह योजना 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, योजना के अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा, केंद्र सरकार के हिस्से की बात की गई है कि 1 लाख से कम आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उनमें केंद्र सरकार का हिस्सा 50% है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक घर को वर्ष 2025-26 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करना है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। चलिए, ठीक है, तो अमृत योजना की बात करते हैं। ठीक है, अमृत मिशन ये क्या कहता है, अमृत मिशन। तो सर्वप्रथम बात करते हैं ये योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहले ये योजना 25 जून 2015 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, लेकिन आपने देखा क्वेश्चन में ऑप्शन था कि 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हुई थी। इसका मतलब ये है कि इस योजना का जो सेकंड फेज है, यहाँ लिख रहा है अमृत 2। जो अमृत 1 स्टार्ट हुआ था वो आपके स्टार्ट हुआ था, अमृत मिशन 25 जून 2015 को स्टार्ट हुआ था। क्या लक्ष्य रखा गया था कि जो शहरी नगरीय निकाय हैं उनमें जलापूर्ति है, सीवरेज प्रबंधन है और शहरों का जो सौंदर्यीकरण है उसको बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, सीवरेज प्रबंधन, सीवरेज, जलापूर्ति, ठीक है, और जल निकासी, जलापूर्ति, सीवरेज, इस तरह का, और शहरी सौंदर्यीकरण। ठीक, ये इसका क्या है, उद्देश्य था। फिर बात करते हैं, जब ये 2015 को स्टार्ट किया गया था तो इसमें देश भर के 500 शहर सम्मिलित थे, जिसमें से राजस्थान के 183 नगरीय निकायों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अगर पूछा जाए कि अमृत योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितनी नगरीय निकायों में संचालित है, तो हमें बताना होगा राजस्थान के 183 नगरीय निकायों में ये संचालित है। ठीक है, ये हो गया ये। अब इसमें क्या बताया गया था क्वेश्चन में, तो यहाँ से आप देखिए कि इसने बताया है भारत सरकार द्वारा यह योजना 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई। इसका मतलब इसका जो सेकंड फेज है, अमृत 2 है, अमृत 2.0 है, वो बिल्कुल 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हुई थी। ये हमें याद रखना है। प्रथम चरण जून 2015 को प्रारंभ किया गया था, वहीं दूसरा चरण 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया गया है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, योजना अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा 50%। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो शहर हैं उनको उनकी आबादी, जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया। जैसे पहली बात करें तो 1 लाख से 1 लाख से कम आबादी वाले शहर। ठीक है, दूसरा
1 लाख से 10 लाख तक जिन शहरों की आबादी है, और तीसरी कैटेगरी बनाई गई 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। ठीक है, अब यहां बताया गया कि 1 लाख से कम जिन शहरों की आबादी है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होगा 50% राशि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। और जब 1 लाख से 10 लाख है, जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक और 10 लाख से अधिक है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 33% हिस्से देगी। और जिनकी शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है उसमें केवल 25% हिस्सेदारी होगी केंद्र सरकार की। और जो रिमेनिंग अमाउंट दिया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। जैसे कि इसमें 50% दिया जाएगा, इसमें रिमेनिंग अमाउंट, और इसमें भी रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, अब इसमें एक बात और थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपना हिस्सा फिक्स कर दिया कि 50%, इसमें 33% और इसमें 25% शेष स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट अगली पॉइंट जो है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है उसका 10% हिस्सा किसके द्वारा, जो संबंधित नगरीय निकाय है उसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो 3 कैटेगरी बनाई गई, 1 लाख से कम, 1 लाख से 10 लाख और 10 लाख से अधिक। 50%, 33% और 25% शेष राशि राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। और जो राशि राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी उसका 10% हिस्सा उस संबंधित नगरीय निकाय के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ इन्होंने क्या दिया कि योजना अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा 50% है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा अगला है, इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक घर को वर्ष 2025 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करना था। तो जैसे कि इसके जो उद्देश्य था उसमें हमने देखा था जलापूर्ति, जल निकासी, सौंदर्यीकरण। तो यहाँ इसका जो उद्देश्य है इसको याद रखना, 2025-26 मतलब 2025-26 इसका जो लक्ष्य रखा गया है इस योजना का कि 2025-26 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के द्वारा, इसकी जो टैगलाइन थी हर घर नल, हर घर नल, हर घर जल, ये इसकी टैगलाइन रखी गई थी। और इसके द्वारा नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। और कौन सा कथन असत्य है, तो तीनों कथन सत्य है, असत्य कोई नहीं। इसका मतलब अपना स्टेटमेंट डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। क्लियर, यहां से ये आपकी एक स्कीम कंप्लीट होती है, अमृत मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का एकमात्र जिला जो प्रधानमंत्री जन धन, नहीं ये जन धन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना, जनमन है। ठीक है, जनमन। राजस्थान का एकमात्र जिला जो प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत लाभान्वित है। तो इस स्कीम के बारे में हमें देखना होगा, प्रधानमंत्री जनमन योजना क्या है। तो ये स्कीम पिछला बजट 2023-24 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका लक्ष्य क्या था, तो इस स्कीम के तहत देश के जो विशेष पिछड़े जो आदिवासी जनजातियां हैं उनका चयन करना था। विशेष पिछड़े जो जनजातियां हैं उनका, आदिवासी जनजातियां हैं उनका चयन करना था। और इस तरह से केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत पूरे देश भर से 75 पिछड़े जनजातीय समूहों का चयन किया। ठीक है, कितने, देश भर से कितने, 75 जनजातीय समूह, जनजातियों का चयन किया गया था। और इसके माध्यम से उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार करना था। इस प्रकार इसने पूछा कि राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित है, तो राजस्थान से एकमात्र जनजाति सहरिया जनजाति, आपको पता है राजस्थान के सहरिया जनजाति राजस्थान में कहाँ निवास करती है, तो 12 जिले में निवास करती है। अगर ये 12 जिले की जनजाति, सहरिया जनजाति को इसमें सम्मिलित किया गया है, और यही हमसे पूछा है कि इस योजना के अंतर्गत कौन सा जिला लाभान्वित है, तो हम यहाँ से बता देंगे उदयपुर, डूंगरपुर, बारां, प्रतापगढ़। तो हमारा आंसर होगा 12। और डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो प्रधानमंत्री जनमन
योजना के अंतर्गत लाभान्वित है, तो हमें पता होना चाहिए राजस्थान की सहरिया जनजाति इस स्कीम के तहत लाभान्वित की गई है। अब क्या प्रावधान किए गए हैं ये देखना होगा। प्रावधान ये है कि इनका आर्थिक सामाजिक डेवलपमेंट के लिए इनको कुल राशि दी जाती है 2.35 लाख रुपए। ठीक है, 2.35 लाख रुपए की इनकी आर्थिक सहायता की जाती है। वो किस तरह से, इनके लिए 2 लाख रुपए दिए जाते हैं आवास के लिए, भवन निर्माण के लिए इनके लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं आपको पता है 12,000 रुपए का जो प्रावधान है वो शौचालय निर्माण के लिए, शौचालय निर्माण के लिए दिया जाता है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिया जाता है। वहीं 22,950 रुपए इनको मनरेगा के तहत मजदूरी। ठीक है, मनरेगा के तहत 22,950 रुपए की मजदूरी दी जाती है। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए का प्रावधान है और आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए का सहायता की जाती है। और इस तरह से ये टोटल राशि हो जाती है 2.35 लाख रुपए। ये हमें ध्यान रखना है किस तरह से डिवाइडेड है। आवास निर्माण के लिए 2 लाख, शौचालय निर्माण के लिए 12,000 और मनरेगा के तहत जो मजदूरी है वो 22,950 रुपए है, जो कि टोटल कितनी हो जाती है 2.35 लाख रुपए हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से राजस्थान का एकमात्र 12 जिला इससे लाभान्वित है। कौन सी जनजाति लाभान्वित है? सहरिया जनजाति लाभान्वित है। देश भर से कितनी जनजातियों का चयन किया गया है? 75 जनजातीय समूहों का चयन किया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये वित्त पोषित है, जो कि 2023-24 में इसको प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर, असममिलित युग्म की पहचान कीजिए, और जिसमें परियोजना का नाम दे रखा है और वित्त पोषित संस्था के बारे में बात की गई है। तो हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, इसलिए राजस्थान सरकार हर एक लेवल पर प्रयासरत है, चाहे हमें पैसा केंद्र सरकार से आए, चाहे बाह्य जो संस्थाएं उनके द्वारा पैसा आवंटित किया जाए, लेकिन हमें चाहिए क्या, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो राजस्थान में स्कीम संचालित हैं बाह्य सहायतार्थ जो योजना से 14 योजनाएं बाह्य सहायता से संचालित हैं, जो कि वित्त पोषित संस्थाएं। ठीक है, टोटल नंबर याद रखना है 14, और 14 स्कीम्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी संस्था इनको लाभान्वित कर रही है, किस क्षेत्र से संबंधित है, ये सारी बातें भी हमें पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। 14 की 14 क्वेश्चन हैं, 14 की 14 जो स्कीम्स हैं वहाँ से कभी ना कभी संभावना हमेशा रहती है क्वेश्चन आने की, चाहे RS प्री की बात करें, चाहे मेंस की बात करें, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें। तो देखते हैं क्या पहला स्कीम दे रखी है, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो जैसा नाम से क्लियर है, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम मतलब शहरी जो क्षेत्र हैं उनका डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो ये कौन सी संस्था है, तो ये सही बात है, कौन सी संस्था, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसको लाभान्वित किया जा रहा है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये योजना संचालित है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कौन कौन सी योजना संचालित है। तो पहली योजना तो यहाँ इन्होंने नाम दे ही रखा था कि राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, लिख देते हैं राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, वहीं दूसरी जो स्कीम है वो है आपके राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना कह सकते हैं। ठीक है, और एक स्कीम और जो राजस्थान का राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, और जो है राजस्थान राजमार्ग निवेश, राजस्थान राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। ठीक है, ये 3 स्कीम है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा संचालित हैं, शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और राजमार्ग निवेश कार्यक्रम।
यहाँ याद रखना राजस्थान राज्य राजमार्ग का निवेश कार्यक्रम है वो तो एडीबी के द्वारा संचालित है, वहीं एक है आपका राज्य राजमार्ग का विकास परियोजना है। ठीक है, राजस्थान राज्य राजमार्ग जो विकास परियोजना है ये वाली, वो किसके द्वारा संचालित है? विश्व बैंक के द्वारा संचालित है। इसको अपन आगे जाके देखेंगे। तो 3 स्कीम ये तो संचालित हैं आपके एडीबी के द्वारा, और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम जो कि विश्व बैंक के द्वारा संचालित है, और जो निवेश कार्यक्रम है वो एडीबी के द्वारा संचालित है। तो देख लीजिए ये तो सही सुमेलित है। ठीक है, दूसरा है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता, जिसमें हमें वनों का संरक्षण है, मृदा संरक्षण है, जीव जंतुओं का संरक्षण है, इस तरह की जो जैव विविधता को बचाए रखना है। और के सामने दे रखा AFD। ये जो AFD संस्था है ये फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी है, फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी है, और ये राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में संचालित है, और इसमें पूर्वी राजस्थान के 13 जिले सम्मिलित हैं, जिसमें आपके अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, हाड़ौती के चारों डिस्ट्रिक्ट, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, और इस तरह से 13 डिस्ट्रिक्ट इसमें योजना के तहत सम्मिलित हैं, लाभान्वित हैं, और फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा AFD के द्वारा संचालित है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना। ठीक है, तो ये भी सही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना। राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा मतलब ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। ठीक है, और हनुमानगढ़ नीचे से डूंगरपुर जिला, इससे लगभग इस तरह से इसमें 4-5 जिले हैं सम्मिलित हैं, जो हमें देखने होंगे। एक बार देखेंगे उनको डिटेल में, इन जो कि 13 की 13 14 स्कीम है इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो हमें अभी ये ध्यान रखना होगा कि राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा जो परियोजना है ये KFW जो कि जर्मनी की संस्था है KFW, इसके द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें वित्त पोषित की थोड़ा सा अलग स्थिति है कि जो 47% राशि है वो तो इस कंपनी के द्वारा KFW के द्वारा प्रदान की जाएगी, वहीं 33% राशि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 20% जो राशि है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो इस स्कीम का थोड़ा सा ध्यान रखें। कितना अगर पूछ लिया जाए कि KFW कंपनी द्वारा कितना वित्त पोषित है, तो हमें पता होना चाहिए 47% वित्त पोषित इसके द्वारा किया जा रहा है, वहीं 33% राशि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और 20% राशि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो हमने देखा इसमें हनुमानगढ़, उदयपुर, चित्तौड़ और डूंगरपुर जिला इसमें सम्मिलित है। इस तरह से इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। तो ये विश्व बैंक इसके सामने दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस निराकरण जो परियोजना है ये आपके जापान की संस्था जायका के द्वारा संचालित है। जायका राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना है वो जापान की संस्था जायका द्वारा वित्त पोषित है। इसमें हमें याद रखना है, क्लियर है, नाम से क्लियर है, योजना किससे संबंधित है? फ्लोरोसिस निराकरण से संबंधित है, और विशेष रूप से हमें याद रखना होगा क्योंकि इसके अंतर्गत राजस्थान के 2 जिले झुंझुनू और बाड़मेर, राजस्थान के 2 जिले झुंझुनू और बाड़मेर इससे लाभान्वित हैं। इससे आपकी राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। ठीक है, और ये किसके द्वारा? जायका के द्वारा संचालित है। तो ये अपना जो डी ऑप्शन है वो गलत हुआ। ठीक है, और आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्या है? यहाँ कुछ इसके कोई किसी क्वेश्चन के ऑप्शंस आ गए हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी है। योजना का नाम है राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन। एक तो जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया की बात की गई है और पारिस्थितिकी तंत्र की संरक्षण की बात की गई है, ठीक है। और इस सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, यह योजना अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हुई और यह योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इसके अंतर्गत राज्य के 19 जिले लाभान्वित हैं, ठीक है। तो यहाँ से सही बात है कि ये योजना अक्टूबर 2000 नई स्कीम है, इसी वर्ष ये स्कीम स्टार्ट की गई है अक्टूबर 2024 से, और ये जो संचालित होगी वो 2035 तक इसका संचालन किया जाएगा। अब कब तक प्रभावी है? अक्टूबर 2024 से 2035 तक ये स्कीम प्रभावी रहेगी और विश्व बैंक के द्वारा इसमें वित्त पोषित किया जा रहा है, ठीक है। विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र संवर्धन नई स्कीम है, इसलिए इसके अलग से क्वेश्चन मैंने बनाया है, क्योंकि लेटेस्ट जो स्कीम है 14 में, वो सबसे लेटेस्ट यही है और ये विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है और इसके अंतर्गत राज्य के 19 जिले लाभान्वित हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो हमारे लिए यही थी कि ये किस संस्था के द्वारा वित्त पोषित है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट, सॉरी, हाँ हाँ, चलिए चलिए, थोड़ा सा एरर हुआ यहाँ, जो कि ये है, दे रखा है कि यह योजना विश्व बैंक के द्वारा संचालित है। नहीं, ये योजना विश्व बैंक के द्वारा संचालित नहीं है। ये योजना भी आपके जापान की जो संस्था है उसके द्वारा, जायका के द्वारा संचालित है। ये स्टेटमेंट सही है। यह योजना अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हुई है, 2035 तक प्रभावी है। राज्य के 19 जिलों के द्वारा इसके द्वारा लाभान्वित किए जा रहे हैं, लेकिन ये योजना विश्व बैंक के द्वारा संचालित नहीं है। ये जापान की संस्था जायका के द्वारा संचालित है। तो सत्य कथन पूछा है, सत्य कथन पूछा है तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा राइट स्टेटमेंट होगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपन को इसको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ी सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया है? और ऑप्शन दे रखा है बड़ला फेज 2, बड़ला फेज 3, फलौदी, पोखरण, फतेहगढ़ चरण बी। तो हमें पता है एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? बड़ला है, जिसे 4 चरणों में विकसित किया गया था। बड़ला फेज 1, 2, 3, 4। और हमें यहाँ बताना है कि कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया है राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा, ठीक है। तो इस संस्था के द्वारा थोड़ा सा देख लें। बड़ला का जो फर्स्ट फेज है और सेकंड फेज है, इसके द्वारा डेवलप किया गया था। बड़ला फर्स्ट फेज कितना था? 68 में 65 मेगावाट। बड़ला फर्स्ट फेज था 65 मेगावाट और बड़ला सेकंड था 680 मेगावाट। इसका जो थर्ड फेज है वो है 1000 मेगावाट और जो फोर्थ फेज है बड़ला का वो केवल 500 मेगावाट का है। बड़ला के बारे में हमें याद रखना होगा कि इसका जो चतुर्थ चरण है वो अदानी ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया है। 1000 मेगावाट का जो ये चरण है, ये राजस्थान सरकार और एक IL&FS करके एक निजी कंपनी है, IL&FS और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम के द्वारा इसको संचालित किया गया है, ठीक है। और जो बड़ला सेकंड फेज है जो कि 680 मेगावाट है और बड़ला फेज फर्स्ट है 65 मेगावाट, ये राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो पहली तो ये बात याद रखनी है कि बड़ला को 4 चरणों में विकसित किया गया है, जो कि टोटल कितना है? इसकी क्षमता 2245 मेगावाट है। इस 2245 में पहला फेज है वो 65 मेगावाट का है, दूसरा 680 मेगावाट का है, तीसरा 1000 मेगावाट और चौथा चरण है 500 मेगावाट का। पहला और दूसरा चरण राजस्थान सौर पार्क डेवलपमेंट सोलर डेवलपमेंट एनर्जी के द्वारा डेवलप किए गए हैं। तीसरा चरण हमने बताया IL&FS करके एक निजी कंपनी है उसके द्वारा और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम के द्वारा इसको विकसित किया गया। और चतुर्थ चरण में 500 मेगावाट
अडानी ग्रुप के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो कौन सा पार्क विकसित किया गया है? तो यहाँ से अपना आंसर तो ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बात इस ऑप्शन की कर ही चुके हैं। फलौदी पोखरण जो है 750 मेगावाट क्षमता है। फलौदी पोखरण की क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट का है और ये एसएल सौर ऊर्जा कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। वहीं फतेहगढ़ चरण बी 1500 मेगावाट का है, इसको भी आपके अदानी ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया है। ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा, एक तो कितने मेगावाट का प्लांट है और किस संस्था के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो फतेहगढ़ अडानी के द्वारा, फलौदी पोखरण है एसएल ग्रुप कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है। तो अपना ऑप्शन तो ए आंसर डेवलप, ए आंसर राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधारभूत ढांचा परियोजनाएं विशेषकर सार्वजनिक निजी सहभागिता पीपीपी कोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात की गई है कि आधार पर परियोजनाओं के नीतिगत मामलों के निर्णय हेतु, इन परियोजनाओं के नीतिगत मामले हेतु कौन सी परिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई है? जैसा कि सार्वजनिक निजी सहभागिता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है? मतलब इसमें कुछ जो किसी योजना इस तरह से संचालित होती है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का योगदान होता है। जैसे कि कुछ विशेषज्ञता है और पैसा है वो निजी क्षेत्र के द्वारा लगाया जाता है, जबकि कानूनी अधिकार हैं उसको सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदान कर दिए जाते हैं। और निजी क्षेत्र उस, कई मॉडल हैं इसके, जैसे पीपीपी मॉडल, जैसे बीओटी मॉडल होता है एक, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। इसमें क्या होता है, जैसे निजी क्षेत्र ने बनाया और उसको कुछ समय के लिए ऑपरेट करके जो पैसा उन्होंने लगाया था उसको गेन करके और सरकार को प्रदान कर दी जाती है वो प्रॉपर्टी। तो इस तरह से पीपीपी मोड पर नीतिगत मामलों के निर्णय हेतु वो कौन सी संस्था है जिसको मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठन किया गया है? जिसमें हमें नाम दे रखे हैं, ईसीआईडी दे रखा है, बुनियादी ढांचा विकास हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति, राजस्थान राज्य आधारभूत ढांचा परिषद, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत ढांचा परिषद और काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीआईडी। तो ये जो संस्था है सीआईडी, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसका अध्यक्ष होता है आपका मुख्यमंत्री। ठीक है। और ये संस्था, मतलब ये एक संस्था कैसे काम करती है, जो कि 500 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट हैं, 500 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्टों को अनुमोदन देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया है, जो कि सीआईडी किसकी अध्यक्षता में? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। कितने करोड़ से अधिक के प्रोजेक्टों को ये नीतिगत मामलों में अनुमोदन करता है? 500 करोड़ से अधिक के जो प्रोजेक्ट हैं उनका अनुमोदन ये इस कमेटी के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात करते हैं, एक कमेटी और बनाई गई जो कि ईसीआईडी है, ईसीआईडी, जैसा कि एम्पावर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसका नाम है। और जो अनुमोदन इस सीआईडी के द्वारा किया गया है, इनके कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया है, ईसीआईडी। ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं किसकी, सीआईडी किसकी अध्यक्षता में? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती है। और कितने करोड़ से अधिक के? 500 करोड़ से अधिक के जो नीतिगत मुद्दे हैं उनका अनुमोदन किया जाता है। और सीआईडी के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ईसीआईडी का गठन किया गया है। एम्पावर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य सचिव राजस्थान सरकार इनकी अध्यक्षता करेगा का। ठीक है, अध्यक्षता लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है यहाँ से, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों तीनों बातें हमें याद रखनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से नवंबर 2024 के अंत तक राज्य में कुल डाकघरों की संख्या कितने हैं? डाकघरों की दूरसंचार के क्षेत्र की बात की गई है, तो डायरेक्ट नंबर याद रखना है, 11,044 डाकघर राजस्थान। कुल डाकघरों की संख्या कितनी है? 11,044, और सीधे ही अपना ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट नंबर के बारे में जानकारी
पूछी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला स्टेटमेंट है जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 से प्रारंभ किया गया है। जेजेएम के बारे में जानकारी मांगी गई है, सबको पता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जलापूर्ति के लिए योजना चलाई गई है, प्रत्येक घर में जल नल के द्वारा पहुंचे। कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के प्रारंभ किया गया है। वहीं आपने देखा शहरी क्षेत्रों में कौन सी स्कीम संचालित थी, अमृत मिशन, और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन। और ये योजना 15 अगस्त 2019 से प्रारंभ की गई है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, 15 अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ। डायरेक्ट पूछा जा सकता है जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ, 15 अगस्त 2019 को। दूसरा स्टेटमेंट है इस योजना में केंद्र एवं राज्य की वित्त पोषित जो हिस्सेदारी है वो 75-25 है। तो असत्य कथन की बात करनी है तो यहाँ से देख लेते हैं कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो भागीदारी है वो 50-50 की भागीदारी है। इस स्कीम के तहत जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी है वो बराबर है, 50% और 50% का बराबर योगदान है। तो हमारा ए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो असत्य कथन आंसर तो हमारा यही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत 139 बृहद पेयजल परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है। तो राज्य के अंतर्गत 139 जो बृहद पेयजल परियोजना है उनको सम्मिलित किया गया है और उनका मतलब डेवलपमेंट करना है उन बृहद परियोजनाओं का, कि जिससे कि जल है वो घरों तक कैसे भी किस तरह से इनका मतलब डेवलपमेंट किया जाए कि आखिर हर घर तक जल पहुंच जाए। तो इसलिए 139 बृहद पेयजल परियोजनाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये स्टेटमेंट सही है। तो इस योजना का उद्देश्य 2026 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना। जैसा कि हम देख चुके हैं कि उद्देश्य क्या था, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इस बार अपडेट किया गया है बजट में कि इसको 2026 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2028 तक कर दिया गया है। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा अपडेट है, इसको याद रखना होगा। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 से प्रारंभ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो वित्तीय हिस्सेदारी है वो 50-50% की है। इसके अंतर्गत 139 बृहद जो परियोजना है उनको सम्मिलित किया गया है और जो उद्देश्य है वो 2026 नहीं 2028 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करनी है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन आंसर करेक्ट आंसर होगा, जो कि असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में कुल कितने किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। रेलवे लाइन के विद्युतीकरण की बात की गई है, फिर से परिवहन के बारे में बात की गई। सड़क परिवहन के बारे में हम बात कर चुके थे कि राजस्थान को भारत की एक्सप्रेसवे राजधानी बनाया जा रहा है, इसलिए 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे स्टार्ट किए गए हैं, घोषित किए गए हैं। तो इसीलिए अगली चरण में हमसे पूछा गया राजस्थान में कुल कितने किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तो हमें आंसर नंबर याद रखना होगा, 5703 किलोमीटर जो रेलवे लाइन है उसका विद्युतीकरण किया जा चुका है। और आपको पता होना चाहिए कि इस बार का जो बजट है उसमें राजस्थान के लिए 9,959 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 9,959 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है, जो कि पिछले जो बजट आवंटित किए गए थे उनका 15 गुना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए रेल बजट में भी 15 गुना हिस्सेदारी दी गई है पिछले वर्षों की तुलना में। और इस तरह से 5,703 जो किलोमीटर रेलवे लाइन है उसका विद्युतीकरण किया जा चुका है। और आपने देखा होगा इसके एक स्कीम और संचालित है जिसमें रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है, अमृत स्टेशन योजना, जिसके तहत रेलवे स्टेशनों को भी डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें सिंपल यही ध्यान रखना है कि कितने किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण, तो 5,703 5703 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जा चुका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में फिर चैप्टर 2 का एक पार्ट और रिमेनिंग है, अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे।
देन नेक्स्ट चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जनवरी से अब तक जैसे आरएएस परीक्षा हुई है, आरएएस प्रीलिम्स हुआ है, एक आपका पेपर जो डिप्टी जेलर वाला पेपर हुआ है, इस तरह से कई एग्जाम्स हुए हैं जिनके अंतर्गत इकोनॉमिक सर्वे के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे और इसके लिए एक नया सेशन लेके आएंगे जल्द। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।